वेलकम टू दैनिक क्लासेस। दैनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे साइक्लोन यास को। जिस तरह तेज़ी से बढ़ रहा है ये, और इसी हफ्ते यानी 26 मई को ये पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से टकरा जाएगा। इस तरह से भारतीय मौसम विभाग के द्वारा अनुमान लगाया गया है। देखेंगे इसे किस तरह से स्टेट्स को केंद्र सरकार के द्वारा अलर्ट किया गया है, चेताया गया है, और इस साइक्लोन का नाम किस आधार पर रखा गया है, किन किन देशों के सुझाव या सिफारिशों पर रखा गया है, ये सब इसमें समझेंगे। किस तरह का साइक्लोन है, क्योंकि हमें पता है साइक्लोन उष्णकटिबंधीय साइक्लोन या चक्रवात जिसे कहते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन या टेम्परेट साइक्लोन, ये सब डिस्कस करेंगे। इसी में शुरू करते हैं। मेरा नाम है प्रांशु सक्सेना और दैनिक क्लासेस पर इसी तरह के लेक्चर्स अवेलेबल हैं। आप आसानी से देख सकते हैं। लेक्चर्स की PDF आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप क्लिक करेंगे तुरंत टेलीग्राम पर चले जाएंगे। शुरू करते हैं। तो चर्चा में ये हमें सबको पता है, न्यूज़ में है। इससे पहले ताउते आया था जो अरब सागर में था और तेज़ी से मुंबई, गुजरात में उसने काफ़ी ज़्यादा वर्षा करवाई थी आसपास के रीजन में। उसी तरह ये बंगाली खाड़ी में है। इसका नाम है चक्रवात यास। चक्रवात यास 26 मई को मैंने बताया बंगाली खाड़ी में तेज़ी से बढ़ रहा है। और इस तरह चक्रवात जिस तरह से आ रहा है, इसके तहत उड़ीसा को और पश्चिम बंगाल स्टेट को पहले से ही चेताया गया है या उसे चेतावनी दी गई है कि आप अपनी तैयारी अच्छे से रखें और उस इलाके को से लोगों को या पॉपुलेशंस को खाली कराएं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा के मद्देनज़र ये बात कही गई है। और इसी तरह को देखते हुए पश्चिम बंगाल और उड़ीसा ने अपने लिए पुख्ता इंतजाम या तैयारियां कर ली हैं। और इसी के तहत नौसेना को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है, भारतीय नौसेना को। ये सारी न्यूज़ है, समझते हैं आगे। और पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में आएगा, हमें पता है। उसके तटों से टकराने के बाद वहाँ पर चक्रवाती तूफान जो होगा काफ़ी ज़्यादा वर्षा कर सकता है। साथ ही अगर बात करें इस चक्रवात के नाम की, तो इसका जो नाम है ये ओमान ने रखा है। ओमान कंट्री है, हमें पता है, ओमान गल्फ़ कंट्री है, उसके द्वारा इसका नाम रखा गया है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अच्छी खुशबू। अच्छी खुशबू कैसी, यानी जैस्मिन जो फ्लावर होता है उसकी तरह खुशबू। और एक तरीके से कह सकते हो कि जैस्मिन के समान इसका मीनिंग है, जिसका मतलब होता है अच्छी खुशबू। यास का मतलब, यास क्या है? एक पेड़ होता है जिसकी खुशबू काफ़ी अच्छी होती है। और अगर बात करें इससे पहले जो साइक्लोन आया था या चक्रवात आया था उसका नाम क्या था? ताउते। ताउते या तोक्ता जिसे बोलते हैं। इसका नाम किसके नाम पर रखा गया था? म्यांमार के नाम पर। म्यांमार भारत का पड़ोसी देश है, हमें पता है। इसको पहले इसको बर्मा कहा जाता था। 1938 में भारत से अलग हो गया था ये, ठीक है। तो बर्मा के नाम पर रखा गया था। बर्मा के सुझाव पर इसका नाम ताउते रखा गया था, जो इससे पहले आया था। उसका मतलब क्या था? तो बर्मा भाषा में या बर्मी लैंग्वेज में ताउते का मतलब होता है अत्यधिक मुखर छिपकली। बर्मी लैंग्वेज में ताउते का मतलब, ठीक है। तो अब जो आया है चक्रवात यास या साइक्लोन यास, इसका नाम किससे सुझाव पर रखा गया है? तो गल्फ़ कंट्री ओमान के नाम पर रखा गया है। ओमान की कैपिटल क्या है? मस्कट। ओमान की कैपिटल है मस्कट, गल्फ़ कंट्री है। वो भी आपको मैं दिखा दूंगा अभी। चलते हैं आगे। ये देखिए, ये है साइक्लोन जो IMD क्या है? भारतीय मौसम विभाग, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विभाग के द्वारा ये एक तस्वीर या फ़ोटो साझा की गई है। ये किस तरह से बढ़ रहा है और किस तरफ से राज्यों को प्रभावित करेगा। ये यहाँ पर ओरिजिनेट था ये, और जिस तरह से धीरे धीरे बढ़ रहा है ये जो नंबर लिखे हैं ये इसकी फ्रिक्वेंसी को दर्शा रहे हैं कि किस तरह से दिखा रहा है। ये तेज़ी से बढ़ रहा है और कहाँ पर जाकर ये कमज़ोर होगा वो भी बताया गया है, और कहाँ कहाँ इफ़ेक्ट करेगा। यानी इफ़ेक्ट का मतलब है वहाँ पर वर्षा हो सकती है। जैसे बंगाली खाड़ी में क्या है? अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश है, तो वहाँ पर भी अनुमान लगाया जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा वर्षा हो सकती है। तो उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, ये काफ़ी प्रभावित हो सकते हैं। इतना एरिया कहीं ना कहीं इससे बांग्लादेश भी इफेक्टेड होगा। तो ये है जो मैंने मैप में दिखाया आपको। बात करते हैं चक्रवात का नाम रखते कैसे हैं। तो बात यह है 2000 में, सन 2000 में या वर्ष या ईयर 2000 में, 2000 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन या एशियाई और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक आयोग, ये एक संगठन है। इनके द्वारा सन 2000 में तय किया गया था कि जो साइक्लोन्स या चक्रवातों के नाम होंगे वो किस हिसाब से तय किए जाएँ। इसलिए इन लोगों ने कुछ देशों का समूह बनाया आपस में बैठ के। उसमें कौन कौन थे? बांग्लादेश था,
भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, ये सब लोग शामिल थे। बाद में और कंट्री भी शामिल हुई, वो आपको बताऊंगा मैं अभी। और तय किया गया कि क्षेत्रों के चक्रवातों का नामकरण किस आधार पर रखा जाएगा, यानी हमारे एरिया में जो चक्रवात आएंगे या साइक्लोन आएंगे उनका नाम किस आधार पर रखा जाएगा। तो ये किसके द्वारा तय किया गया? विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा। चलते हैं आगे। अब बात आती है इसमें कौन कौन सी चीज़ें रखी जाती हैं नाम रखते वक्त। तो जब नाम रखा जाता है तो इसमें कुछ कुछ बातें ध्यान रखी जाती हैं, जैसे प्रत्येक देश द्वारा कुछ नाम भेज दिए जाते हैं। जैसे मैंने बताया जितने भी समूह ने बनाया इकट्ठा होकर, तो इन्हीं के द्वारा कुछ नाम सुझाव दिए जाते हैं। किसको दिए जाते हैं? यही WMO या विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसको ये सुझाव दिए जाते हैं। ये अपने एक पैनल द्वारा लिस्ट तैयार करते हैं। ये पैनल का नाम होता है PTC द्वारा लिस्ट तैयार की जाती है और बाद में इसको आगे फॉरवर्ड किया जाता है। और अप्रैल 2020 में ही IMD द्वारा जारी 169 चक्रवातों के नाम में सूची तैयार की गई और इन देशों के द्वारा इन्हें प्रदान कर दिया गया था, जो IMDB को, WMO को, यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन। और 13 देशों में से प्रत्येक ने 13 नाम सुझाए थे या सजेशन दिया था। उसी के आधार पर WMO या विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने 2018 में बाद में और लोग जुड़ गए इसमें। मैंने बताया भी और 5 लोग जुड़ गए या 5 कंट्रीज़ या 5 देश इसमें जुड़ गए। ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE और यमन, ये 5 देश इसमें 2018 में फिर से जुड़ गए। हालांकि जब पहले थे वो कितने थे? तो सन 2000 में थे जो देश शामिल हुए थे। उसके बाद 2018 में इसमें फिर से लोग शामिल हो गए। अब बात करते हैं चक्रवात के नाम जो होगा उसके लिए कुछ नियम होंगे, कुछ शर्तें होंगी। तो वो क्या हैं कि किस तरह से नाम रखना है। ये नहीं कुछ भी नाम रख दिया। पता लगा कि किसी समुदाय को, किसी भी संगठन को प्रभावित करता है, किसी भी नस्ल को, किसी भी लिंग को या जेंडर्स को वो इफेक्ट करता है, तो ये दिक्कत हो सकती है, क्योंकि भारत काफ़ी विविधताओं या डाइवर्सिटी का देश है। तो हमें बताया उसका नाम के लिए कुछ शर्तें हैं जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा ही तय की गई हैं। वो क्या है कि वही बात मैंने यहाँ बताई है आपको कि कौन कौन से उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं, उनका नाम किस तरह से रखा जाएगा। इसके लिए कुछ नियमों का पालन करना होता है, कुछ दिशा निर्देशों का पालन करना होता है। वो कौन कौन से नियम हैं? वो ये हैं कि जो नाम होगा ना, जो प्रस्तावित नाम होगा, फाइनल तो पैनल करेगा बाद में। जो PTC जो पैनल था WMO का यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन का, वो बाद में फाइनल करेगा। लेकिन प्रस्तावित नाम है वो किसी भी तरह से राजनीतिक आंकड़े या धार्मिक विश्वास या संस्कृति या कल्चर या लिंग या जेंडर को इफेक्ट ना करता हो। और जो नाम है इस तरह चुना जाना चाहिए कि दुनिया भर में आबादी के किसी भी समूह को उनकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचाए। मैंने अभी आपको बताया किसी भी तरह की भावनाओं से ठेस ना पहुंचाए। यानी पता लगा हमने नाम रखा और किसी कंट्रीज़ में उस नाम का कोई और मतलब है जिससे वहाँ के आक्रामक गतिविधियाँ बढ़ सकती हैं या आक्रोश पैदा हो सकता है, तो वो कहीं ना कहीं इफेक्टेड करेगा। तो ऐसा नाम नहीं होना चाहिए। यह स्वभाव से बहुत कठोर और क्रूर नहीं होना चाहिए। यह संक्षिप्त, उच्चारण में आसान और किसी सदस्य के लिए आपत्तिजनक नहीं होना चाहिए। नाम की अधिकतम और अगर बात करें स्वभाव में कठोर, क्रूर नहीं होना चाहिए। ठीक है। संक्षिप्त उच्चारण, यह संक्षिप्त हो, शॉर्ट में हो, उच्चारण में आसान हो, किसी सदस्य के लिए आपत्तिजनक नहीं होना चाहिए। यानी शॉर्ट होना चाहिए, यानी बहुत टफ है और नाम आसानी से नहीं ले जा रहा है एक आम आदमी के द्वारा, तो ऐसा भी ये नहीं होना चाहिए। कुछ शर्तें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ साथ में ये। और नाम की अधिकतम लंबाई 8 अक्षर होनी चाहिए। जो भी नाम रखा जाएगा उसकी लंबाई 8 अक्षर की होनी चाहिए। प्रस्तावित नाम उसके उच्चारण और आवाज़ के साथ प्रदान किया जाना चाहिए। और बात करूं इन सब कंडीशन के बाद जो इम्पोर्टेंट लगी मुझे, उत्तरी हिंद महासागर के ऊपर उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के नाम दोहराए नहीं जाएंगे। उष्ण कटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन, बार बार मैं ट्रॉपिकल बोलूँ इस बदला उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं वो। ठीक है। तो इनके नाम दोहराए नहीं जाएंगे। ताउते रख दिया, हो गया ताउते, एक ही बार नाम था बस। और यास रख दिया, यास हो गया। इसके बाद अगली बार किसी भी साइक्लोन का नाम यास नहीं रखा जाएगा, यानी एक ही बार यूज होंगे, एक ही बार उपयोग होंगे। यह फिर से
उपयोग करना बंद कर जाएगा या उपयोग नहीं होगा, इसलिए इनका हर बार नया नाम होगा हर साइक्लोन का। ये इसमें शर्तें हैं जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन या एशिया और प्रशांत के द्वारा तय की जाती हैं। अब बात कर लेते हैं मेन पॉइंट्स की। ये मैंने बता दिया कि जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन है उसके द्वारा तय की जाती है। चक्रवात के कारण उड़ीसा के 14 जिलों को अलर्ट किया गया। सरकार ने भारतीय नौसेना को भी अलर्ट पर रखा है, मैंने बता दिया आपको। काफ़ी मुस्तैदी के साथ सतर्क है। एनडीआरएफ की टीम भी तुरंत कार्य कर देगी। साथ ही तटरक्षक बल, कोस्ट गार्ड भी इसमें मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं। और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार यास चक्रवात जो है 26 मई को उड़ीसा पश्चिम बंगाल के तट पर टकराने का अनुमान लगाया जा रहा है। ये टकराएगा ही वो, और इसके साथ कहीं ना कहीं वो इफेक्ट करेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी, और वहाँ पर भी काफ़ी भारी मात्रा में वर्षा हो सकती है। बात करें चक्रवात बनते कैसे हैं, ये ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है। मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में। कभी ज्योग्राफी का अगर मैं तो ये टॉपिक उठाऊंगा तो आपको बता दूंगा उसमें। देखिए, साइक्लोन दो होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आज आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी थोड़ी बहुत। एक होता है ट्रॉपिकल, एक होता है टेम्परेट। ट्रॉपिकल यानी उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, यहाँ पर गर्मी है, ठीक है। जबकि टेम्परेट साइक्लोन की बात करें तो टेम्परेट साइक्लोन एक तरह कह सकते हो बर्फीले एरिया में आते हैं, ठीक है, यानी ठंडे एरिया में। अगर आपको एक छोटी बात बताऊँ, ये देखिए, ये इस तरह सर्किल मान लिया मैंने, ये अर्थ है, ठीक है। हमें पता है 0 डिग्री पर क्या है, विषुवत रेखा है, इक्वेटर है, और 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ है। ये मैंने जो लाइन खींची, ध्यान से देखिए आप इसे, एक मिनट, ये देख रहे हैं आप, 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसके बीच में जो रीजन है ये, यहीं पर जितने भी साइक्लोन आएंगे वो सब साइक्लोन ट्रॉपिकल साइक्लोन कहलाएंगे। ये बात सिर्फ छोटी सी बात है, इतनी सी बात है। वो जितने साइक्लोन होंगे वो सब ट्रॉपिकल साइक्लोन या उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि ये रीजन जो होता है, हमें बताया टेम्परेचर अकॉर्डिंग ग्लोब को बांटा गया है, जिसमें उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण उष्ण कटिबंधीय, शीत कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय, ये रीजन होते हैं। टेम्परेट जो होता है वो शीतोष्ण होता है। शीतोष्ण यानी अगर शीतोष्ण को तोड़ें, यानी टेम्परेट को तोड़ें, अभी मैंने बोला टेम्परेट साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन का हिंदी क्या है? शीतोष्ण। शीतोष्ण मतलब शीत प्लस ओषण, यानी ठंडा भी है और वहाँ गर्म भी है, यानी ज़्यादा ठंड भी नहीं है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर है, ठीक है। तो ये बीच का रीजन होता है, यही कहलाता है क्या? ट्रॉपिकल साइक्लोन का एरिया। तो यहाँ जितने भी चक्रवात आएंगे, जितने साइक्लोन आएंगे, वो सब ट्रॉपिकल साइक्लोन कहलाते हैं। ये छोटी सी बात है। और अब बनते कैसे हैं, ये छोटी सी एक कॉन्सेप्ट है। ट्रॉपिकल साइक्लोन अलग कॉन्सेप्ट से बनते हैं, टेम्परेट साइक्लोन अलग कॉन्सेप्ट से बनते हैं। देखिए, समुद्र में गर्म और नम हवा जैसे ही ऊपर उठती है, हमें बताया, याद रखना, हवा कैसे चलती है हमेशा, एयर जब भी चलेगी, हवा विंड जब भी चलेगी, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। जब एक बात याद रखना, हमेशा हवा जब भी चलेगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेगी। कारण क्या है? मानिए गर्म हवा है, गर्म हवा उठ गई, गर्म हवा है, जब गर्म हवा होगी तो क्या होगी? जैसे हमने देखा घरों में, अगर उदाहरण लूँ सबसे छोटा, घरों में हम कुकर होता है, कुकर में हम कुछ पकाते हैं, तो जब भाप इतनी बन जाती है उसमें, तो क्या होता है? स्टीम के रूप में सीटी उस सीटी को उठाती है। वो क्या है? इवेपोरेशन तो है, यानी एक तरीके से गर्म हवा ही तो है, वो उठा रही है उसे। तो वो इतनी ज़्यादा हो गई है कि उसे उठा रही है। अब जब गर्म हवा उठेगी तो उस जहाँ पर से उठी है वो एरिया खाली हो जाएगा। वो एरिया जब खाली हो जाएगा तो उसको भरने के लिए तो विंड या हवा चाहिए, तो उसको भरने के लिए हवा आएगी। तो इसलिए हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। अब बात कर लेते हैं चक्रवात बनते कैसे हैं। समुद्र से गर्म और नम हवा ऊपर उठती है। जैसे जैसे अधिक से अधिक हवा ऊपर उठेगी, मैंने आपको वही कॉन्सेप्ट है सब कुछ जो भी आपको मैंने डिस्कस किया, यह कम हवा छोड़ती है, इससे कम दबाव का क्षेत्र वहाँ बनेगा, यानी कम प्रेशर वहाँ कम हो जाएगा। और आसपास से जितनी हवा होंगी ना, मानिए, देखिए, मान लीजिए यहाँ से हवा उठ गई, 2 मिनट में कलर दूसरा चेंज करूँ, कौन सा कलर? नीला, येलो कलर ले लेता हूँ, ठीक है। मानिए यहाँ से हवा उठी, ऐसे ये हवा ऐसे उठ गई, ठीक है, हवा उठी गई। अब जब हवा ऊपर उठ गई तो ये एरिया खाली हो गया। ये एरिया जब खाली हो गया तो इसको भरने के लिए आसपास हवा चल रही थी, यहाँ पर इस तरह से हवा चल रही थी, तो इसको भरने के लिए हवा आएंगी। ये हवाएं कैसी आएंगी? ये हवा इस तरह से आएंगी। अभी मैं आपको बताऊंगा चक्रवात यूँ क्यों बनता है, ये सर्किल शेप में क्यों बनता है, इस तरह से बता रहा हूँ, यूँ बनता है चक्रवात, ऐसा ही क्यों बनता है चक्रवात, ये भी बताऊंगा आपको।
हवा इस तरह से इसको भरने के लिए आएंगी यहाँ से चारों तरफ से, क्योंकि गर्म हवा उठ गई और जो हवा यहाँ आसपास चल रही है उसके सराउंडिंग क्षेत्र में वो उसे भरने आएंगी। लेकिन ये सीधे सीधे आ रही हैं। अब ये गोल नहीं है, गोल कब होंगी बताऊँगा अभी आपको, ठीक है। तो आती हैं, अब ये हवा गर्म हवा ऊपर उठ गई और गर्म हवा ऊपर उठ जाती है, ऊपर उठती है तो उसकी जगह ठंडी हवा वहाँ पर आएगी। तो जब ये हवा ये इस तरह से आती हैं और गर्म हवा ऊपर उठ जाती है, इसको भरने के लिए ठंडी हवा आएगी, हाई प्रेशर वाली हवा आएगी। तो ये इस शेप में आ रही है, लेकिन ये वास्तव में ऐसे नहीं आती, क्योंकि हमें पता है अर्थ पर एक फोर्स कार्य करता है जिसे कोरोलिसिस फोर्स कहते हैं। यह कोरोलिसिस बल आपने सुना होगा, बहुत फेमस है, ज्योग्राफी कॉन्सेप्ट है। कोरोलिसिस बल ये क्या होता है, ये एक ज्योग्राफी कॉन्सेप्ट है जिसके अनुसार अर्थ को हमने दो भागों में बांटा है, मिडिल में से काटकर, नॉर्थन हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में इस कोरोलिसिस बल के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं। यानी मान लीजिए ये मैंने बनाया ऊंचाई, मान लीजिए मैंने अर्थ का एक हिस्सा काट दिया इस तरह से, ये नॉर्थन हेमिस्फीयर है, इसमें हवाएं अपने दाहिनी ओर मुड़ेंगी, यानी यूँ है ना, तो यूँ जाएंगी, अपने दाहिनी ओर मुड़ गई। और दक्षिणी गोलार्ध में या साउदर्न हेमिस्फीयर में हवाएं अपनी बाईं ओर मुड़ जाएंगी। यानी मान लो यहाँ हवा चल रही थी, मान लीजिए यूँ हवा चल रही है, तो ये यूँ आ जाएगी इस तरह से, यानी यूँ और यूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यूँ और एक मिनट, जो यूँ हवा आ रही थी वो यूँ आ जाएगी, ठीक है, और जो हवा यूँ आ रही थी वो कुछ इस तरह से हो जाएगी। तो ये देख रहे हैं आप, ये सर्कल शेप बन गया ना। तो यानी अब मैं इसको हटा देता हूँ, किसको हटा दूँ, अब मैं ये चीज़ यही सर्किल शेप बन जाएगा और इसी से साइक्लोन उत्पन्न होता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन में याद रखना हमेशा सेंट्रल पर लो प्रेशर होगा। ट्रॉपिकल साइक्लोन में ये बात याद रखना, हमेशा बीच में लो प्रेशर होगा। वो टेम्परेट साइक्लोन होता है जिसमें सेंटर पर या केंद्र पर हाई प्रेशर होता है, ठीक है। अब आगे चलता हूँ, लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इस चीज़ को कभी और बता दूंगा मैं आसानी से। कभी दूसरी वीडियो में मैं टेम्परेट और ट्रॉपिकल साइक्लोन या उष्णकटिबंधीय चक्रवात या शीतोष्ण चक्रवात मैं डिस्कस कर लूँगा। यही सिस्टम से तेजी से घूमता है मैंने बताया, और केंद्र में आँख सी बन जाती है, इस तरह से बनेगी, तो बीच में आँख सी बन जाती है, ये आई सी बन जाती है। जब ये सिस्टम 63 किलोमीटर प्रति घंटे की तरह से तो घूमता है तो इसे हम उष्णकटिबंधीय तूफान कहते हैं। लेकिन जब इसकी गति बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ जाती है, तो इसे हम उष्णकटिबंधीय चक्रवात या तूफान कहते हैं या ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। ये स्पीड कितनी हो जाती है, 119 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाएगी, तो इसे ट्रॉपिकल साइक्लोन कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं आगे, चक्रवात के निर्माण के लिए शर्तें। जो मैंने बताई आपको कुछ बातें, वो इसमें दोबारा डिस्कस होंगी, क्योंकि वही चीज़ें हैं बनने के लिए साइक्लोन। समुद्र की सतह का तापमान या टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस हो या इससे अधिक हो। कोरोलिसिस बल उपस्थित हो, मैंने आपको अभी डिस्कस करा कोरोलिसिस बल होता क्या है, वीडियो पीछे देखिएगा किस तरह से कार्य करता है। मैंने बताया आपको, नॉर्थ में अपने सीधे हाथ की तरफ और साउथ में अपने लेफ्ट हैंड की तरफ हवा मूव करेगी, ये कोरोलिसिस फोर्स कहता है। ऊर्ध्वाधर हवा की गति में अंतर होना चाहिए। समुद्र तल प्रणाली के ऊपर ऊपरी विचलन होना चाहिए और कम दबाव का क्षेत्र। मैंने बताया केंद्र पर ट्रॉपिकल साइक्लोन उष्णकटिबंधीय चक्रवात में हमेशा सेंटर पर लो प्रेशर होता है, यानी कम दबाव, वही बात यहाँ लिखी हुई है। अनुकूलन मैडन जूलन दोलन ये थ्योरी है, और महासागरीय ताप का क्षमता भी इसमें होनी चाहिए। ये कुछ शर्तें हैं चक्रवात के निर्माण के लिए। थैंक यू सो मच। सेशन पसंद आया हो आपको, किसी भी तरह की क्वेरी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैंने इसमें पूरा कवर करने की कोशिश करी है। कोई चीज़ छूटी हो या कुछ मिस हुआ हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और कुछ अगर गलत निकला हो तो आप मुझे बता सकते हैं। हालांकि लेक्चर लेते वक्त कुछ बातें हो जाती हैं जो जल्दी में निकल जाती हैं, लेकिन अगर मैं मिस इंटरप्रेट हुआ हूँ तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच सेशन को देखने के लिए, और किसी भी तरह की वीडियो आपको अवेलेबल करानी हो तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं PDF लेने के लिए। थैंक यू सो मच, गुड बाय, थैंक यू।